चैप्टर 2404 द नाइट विच 1। जैसे जैसे डार्क मूनलाइट धीरे धीरे फीकी पड़ी, नाइट विच ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक पतली सी डार्क रोशनी नीचे उतरी। वो रोशनी नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब किस्म की शक्ति थी जिसने धीरे धीरे शन लियक्सिंग की आंखों को ढक लिया। बच्ची, तुम्हारी आंखों ने इस दुनिया की रोशनी देखनी ही चाहिए थी। नाइट विच के गहरे और गूंजते मंत्र के फेद होते ही शन लियक्सिंग की आंखों पर लगा सील चुपचाप टूटने लगा। कई परतों में लगा जादुई प्रतिबंध रात की हवा में धूल की तरह बिखर गया। एक ही पल में उसके संसार में रोशनी भर गई। शन लियक्सिंग की पलकों ने हल्की सी कंपी ली और उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। वो अपने सीने को थामकर आगे की ओर खाली निगाहों से देखती रह गई। वर्षों बाद उसे पहली बार दृश्य मिला। घाटी, काला धुआं, रात की हवा और उसके पास खड़ा बर्निंग बोन्स। उसने सब कुछ साफ साफ देख लिया था। मैं देख सकती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू उसके चेहरे पर रुक ही नहीं रहे थे। उसकी पुतलियां, जो हमेशा सफेद परत से ढकी रहती थी, अब बिल्कुल साफ, स्पष्ट और चमकदार थी। उसने पहली बार उस सुंदर घाटी को देखा, हल्के बैंगनी चांदनी में नहाया हुआ, रहस्यमयी फूल पौधों से भरा हुआ और झूले पर शांत बैठी हुई दिव्य नाइट विच। फेंगो ने एकदम झटके से उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज खुशी से लगभग चीख उठी। तुमने देख लिया, तुमने आखिर देख ही लिया। उसके दिल में बस यही दौड़ रहा था। ग्रैंडमदर, आप सच में उसे बचा सकती थी। आप सच में कर सकती थी। नाइट विच ये दृश्य देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक और भी गहरा अंधेरा। वो खुद से बुदबुदाई, आखिरकार तुमने भाग्य के खिलाफ लड़ने का रास्ता ही चुना। लेकिन भाग्य कभी किसी की इच्छा से नहीं बदलता। बर्निंग बोन्स का चेहरा रक्त और अभिशाप से बिगड़ा हुआ, मुड़ा तुड़ा, अब पूरी रोशनी में सामने था। उसकी काली त्वचा और विकृत लक्षण उसे ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो आग में झुलसे किसी अवशेष की तरह हो। वो घबराकर पीछे हट गया। उसने अपने फटे हुए हुड को झटके से नीचे खींचा और अपना चेहरा छुपा लिया। डार्क मून एम्पायर के ज्यादातर लोग इसी तरह की अंधेरी आकृतियों में बदल जाते हैं। नाइट विच के अतीत के करप्शन ने उनकी पूरी वंशरेखा को एक गहरे कलंक से चिन्हित किया था और बर्निंग बोन्स बाकी मून पीपल से भी ज्यादा कुरूप बन गया था। जब उनका सामर्थ्य एक स्तर पर पहुंचता है, वे अपना चेहरा ढक लेना पसंद करते हैं ताकि समाल के बनाए हुए अभिशाप के निशान छिपे रहें। मत देखो मुझे। उसकी आवाज भारी और घबराई हुई थी। मीटियोर, मत देखो। वो अपने हुड को खींचता रहा, पूरी ताकत से। वो डरा हुआ था। अगर उस समय इतनी सुंदर और पवित्र शन लियक्सिंग ने उसकी शक्ल देख ली होती, तो क्या वह उससे दोस्ती करती? उसे उस बात का जरा भी विश्वास नहीं था। वो तो हमेशा एक परछाई बनकर ही उसके पास रहना चाहता था। शन लियक्सिंग कुछ पल के लिए जम गई। उसकी आंखें लाल हो गई। अगले ही क्षण उसने आगे बढ़कर उसका फटा हुआ हुड मजबूती लेकिन नरमी से उठा दिया। बर्निंग बोन्स का चेहरा पूरी तरह रोशनी में आ गया। उसकी पुतलियां कांप उठीं और उसकी खून जैसी लाल आंखों में डर और हीनता भर गई। वो खुद को छुड़ाने वाला था, लेकिन शन लियक्सिंग अचानक आगे झपटी और उसे कसकर बाहों में ले लिया। बोन बर्निंग, उसने बहुत धीरे, लगभग कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी परवाह नहीं की कि तुम कैसे दिखते हो। सुंदरता और कुरूपता तो बस नजर की बातें हैं। शायद शन लियक्सिंग ने कभी झंग यी जैसा हैंडसम आदमी देखा ही नहीं, इसलिए फेंगू की शक्ल उसे असामान्य नहीं लगी। बर्निंग बोन्स कांप उठा। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर हो गया। उसकी उंगलियां कंपाई और आंखों से आंसू फिसलकर उसके चेहरे पर बह निकले। शन लियक्सिंग ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन चेहरा एक हल्की मुस्कान से भरा था। मेरी नजरों में तुम हमेशा फेंगू हो, मेरे रक्षक। उसका गला रुंध गया,
दिल जोर से धड़कने लगा। सालों की हीनता और दर्द अचानक भीतर से फूट पड़े, जैसे सब कुछ बच जाना चाहता हो। काले धुंधलके के बीच नाइट विच ये दृश्य देखती रही। उसकी नजरें गहरी और जटिल थी। वो समझ सकती थी कि इन दोनों के बीच का संबंध रक्त या अभिशाप से कहीं ऊपर है। फेंगू की यादें अचानक पीछे लौट गई, उस पहले दिन की ओर जब वे मिले थे। वो सुनसान घाटी जहां दोनों एम्पायर्स की सीमा मिलती थी, हवा चीख रही थी। बर्निंग बोन्स चट्टानों के बीच अकेला बैठा था, अपनी बाहों में एक हड्डी से बनी फ्लूट थामे हुए। वो फ्लूट किसी अनजाने जीव की हड्डी से बनाई गई थी और ठंडी सफेदी की चमक लिए हुए थी। उसने फ्लूट होठों से लगाई और धीमी अकेली सी धुन बजाने लगा। वो धुन वीरानी और तड़प से भरी थी, जैसे किसी सूने जंगल में भेड़ियों की पुकार आकाश में घुल रही हो। तभी घाटी के दूसरे छोर से एक लड़की की आकृति दिखाई दी। इंस्टेंट मीटियोर। वो रुक गई, उस फ्लूट की आवाज से गहराई से खिंच गई। उसकी आंखें भले मंत्र से ढकी थी, लेकिन वो सुन सकती थी और महसूस कर सकती थी। उस धुन में अकेलापन था, उम्मीद थी और कोई अनकही कोमलता। कितनी सुंदर आवाज है, लड़की ने धीरे से बुदबुदाया और फ्लूट की धुन का पीछा करते हुए उसकी ओर बढ़ी। फेंगो ने ऊपर देखा और उसे देखकर दिल कसकर सिकुड़ गया। वो इतनी सुंदर थी, आंखें ढकी होने पर भी वो जैसे रोशनी बिखेर रही थी। उसकी मौजूदगी उस सूनी घाटी में बसंत जैसी गर्मी ले आई थी। फेंगो ने घबराकर अपना हुड ऊपर खींचा और सिर झुका लिया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी कुरूपता देखे। तुम फ्लूट बहुत सुंदर बजाते हो। शन लियक्सिंग उसके पास बैठ गई, बिना किसी घृणा या दूरी के, बस शांत होकर सुनती रही। बर्निंग बोन्स की उंगलियां कांप गई और धुन एक पल को टूट गई, लेकिन उसकी मौजूदगी से हिम्मत पाकर उसने फिर से बजाना शुरू कर दिया। उसी पल उसे समझ आया, उसकी जिंदगी में कभी इतनी गर्मी नहीं आई थी। वो उससे प्यार कर बैठा था, लेकिन ये प्यार सिर्फ दिल में ही दफन रहेगा, क्योंकि वो कुरूप था, अपवित्र था, अयोग्य था। आज भी जब मीटियो ने रोशनी वापस पाई और उसकी सबसे बदसूरत शक्ल देखी, उसे लगा अब वो उससे दूर हो जाएगी। लेकिन उसने उसका हुड उठाया और उसे गले लगा लिया। बर्निंग बोन्स, मेरी नजर में तुम कभी राक्षस नहीं रहे। उसके शब्द नरम थे, लेकिन किसी भी शक्ति से ज्यादा मजबूत। फेंगू की आंखों से आंसू बहते गए और वो कांपते हुए उसे धीरे धीरे बाहों में भर लिया। उसी क्षण उसके दिल के सबसे काले हिस्से में एक पतली सी सच्ची रोशनी चमक उठी। तभी घाटी के बाहर से कदमों की आवाज आई, वही आवाज जो बेचैनी और खतरे का संकेत थी। मीटियोर और बर्निंग बोन्स एकदम से मुड़े। घाटी के प्रवेश द्वार पर धुंध फट गई और कई आकृतियां अंधेरे से बाहर आई। सबसे आगे चल रहा युवा योद्धा काले आर्मोर में था। उसके पैने धारदार नजर वाले आइज रात को चीर रहे थे। उसके कदम स्थिर थे और उसकी उपस्थिति बेहद प्रबल थी। वो कोई और नहीं, झंग यी था। डार्क सन फॉरेस्ट इतना बड़ा भी नहीं था, उनके पास बचकर निकलने का रास्ता नहीं था। ब्रायन उनकी सेंट का पीछा कर रहा था और उन्हें ढूंढ लेना बस समय की बात थी। झंग यी के पीछे यांग एक्साइन, मॉर्गन, किंग आर्थर, सलादीन और दूसरे लोग भी घाटी में दाखिल हो गए। उनकी मौजूदगी ने घाटी की ठहरी हुई हवा में अचानक तनाव भर दिया। फेंगू का चेहरा जम गया और उसने शन लियक्सिंग को कसकर अपने पीछे कर लिया। नाइट विच ने सिर उठाकर झंग यी की ओर देखा। उसकी गहरी आंखों में वर्षों से दबा हुआ उथल पुथल झिलमिला गई। ये घाटी जो इतने समय से शांत थी, आज रात शांत रहने वाली नहीं थी। चैप्टर 2405 द नाइट विच 2 डार्क सन फॉरेस्ट। गहरी घाटी। घने अंधियारे डार्क सन फॉरेस्ट के बीचों बीच वैली एकदम शांत और रहस्यमयी बनी हुई थी। चारों तरफ घना धुंध फैला था। ऊपर काली पत्तियों की मोटी परतें झूल रही थी, जिन्होंने आसमान को लगभग ढक दिया था।
बस चांदनी की कुछ हल्की सी किरणें, जैसे चांदी की पतली डोरियां, अंधेरे में घुलती चली जा रही थी। इसी घूमते हुए धुंध के बीच झंगी और उसकी टीम आखिरकार पहुंच गई। झंगी एंड डीमन गॉड की आर्मोर पहने, दाहिने हाथ में स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट थामे खड़ा था, और उसी तलवार को देखकर नाइट विच की आंखें अचानक तेजी से बदल गई। दूसरे लोग शायद उसमें कोई खास बात महसूस न कर पाते, लेकिन नाइट विच जैसे स्तर की ताकत रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता था कि यह तलवार ओमेगा लेवल एबिलिटी यूजर की है और इहेन रेस की एक अत्यंत शक्तिशाली विरासत। वो झंगी को घूरती रह गई। उसकी पहले वाली शांत भाव भंगिमा पूरी तरह गायब हो गई। झंगी के शरीर से कोई मारने की मंशा वाली ऑरा नहीं आ रही थी। उसने तलवार को उल्टी पकड़ में अपने सामने झुकाकर पकड़ा हुआ था, एक सम्मान का संकेत। मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको परेशान किया, नाइट विच। मैं रेडिएंट मून एम्पायर के साथ सिल्वर मून गार्डियंस और डार्क मून एम्पायर के साथ ब्लैक मून प्रीस्ट्स की ओर से आपका सम्मान प्रकट करने आया हूं। झंगी ने हल्का सा सिर झुकाया और पूर्व फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट के सामने जरा भी डर नहीं दिखाया। अपने मौजूदा स्तर तक पहुंचने के बाद उसके पास दुनिया के ज्यादातर शीर्ष ताकतवर लोगों से बच निकलने की क्षमता थी। इसके अलावा उसकी ऑल्टरनेट डायमेंशन में लिंग भी थी, उसकी सबसे अनमोल शक्ति, वो तलवार। नाइट विच ने झंगी के हाथ में पकड़ी एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की सी पुरानी यादों की झनकार थी। मैंने इसे कभी प्राचीन अभिलेखों की डाटाबेस में देखा था। तुमने इसे प्राप्त किया है, मतलब दूसरी जेनरेशन के ह्यूमंस ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है ना? झंगी ने धीरे से सिर हिलाकर इसकी पुष्टि कर दी। दोनों की बातचीत के दौरान झंगी ने अपनी नजर के किनारे से सामने खड़े दो लोगों को देखा। किंग आर्थर और सलादीन सहित बाकी सभी की निगाहें भी मीटियोर पर टिक गई थी। इतने सारे संघर्षों, असफलताओं और लंबी तलाश के बाद उन्होंने अंततः अपने मिशन का लक्ष्य ढूंढ लिया था, रेडिएंट मून एम्पायर द्वारा संरक्षित वो फायर सीड। अगर वे मीटियोराइट को वापस ले जाकर उसके जीवन का बलिदान दे, तो वे फ्लेम को फिर से प्रज्वलित करके सिल्वर मून थ्रोन की सीलिंग पावर को स्थिर कर सकते थे। मीटियोर पर उनकी निगाहों में एक नई चमक, एक नई लालसा उभर आई थी। लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। स्थिति स्पष्ट नहीं थी और उन्हें झंगी के आदेशों का पालन करना था। उसी समय वैली के केंद्र में फेंगू घुटनों के बल बैठा था। उसकी कमर सीधी, पीठ कठोर, मानो डरते हुए भी न झुकने की जिद। एक हाथ उसने जमीन पर रखा हुआ था, उंगलियां मिट्टी में गहरे धंसी थी, जैसे धरती से अपनी आखिरी हिम्मत खींच रहा हो। दूसरा हाथ शन लियक्सिंग को थामे था, जो उसके साथ वही घुटनों के बल झुकी हुई थी। उसकी आंखों में जलती हुई तीव्र क्रोध की आग थी। क्यों ये लोग उन्हें अभी भी परेशान कर रहे हैं, जबकि वो मीटियोर शावर की रोशनी फिर से बहाल कर चुका है? जब कोई इंसान अत्यधिक खुशी महसूस करे और अगले ही पल वो छिन जाए, तो वो दर्द और क्रोध असहनीय होता है। बर्निंग बोन्स का शरीर कांप रहा था और इस बार उसने अपनी किलिंग इंटेंट छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। शन लियक्सिंग उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में अभी अभी लौटी हुई रोशनी हल्की सी चमक रही थी। लंबे समय से खोई हुई उसकी दृष्टि अब फिर से साफ थी, लेकिन उनमें गहरा भ्रम भी झलक रहा था। नाइट विच झूले पर ही बैठी रही, उठने का कोई इरादा नहीं दिखाया। पूर्व फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्टेस होने के नाते फायर की असली अहमियत वो किसी और से कहीं ज्यादा समझती थी। इसलिए उसने बर्निंग बोन्स की जद्दोजहद को किस्मत के खिलाफ बेकार संघर्ष कहा था, क्योंकि दो महान एम्पायर्स के लोग उसे ले जाने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक देंगे, ये निश्चित था। हालांकि अर्थलिंग से उसका सामना होना उसके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। वे 6th जनरेशन ह्यूमंस, जिन्हें उन्होंने लाखों सालों तक बस एक थोड़ी सफल प्रजाति के रूप में देखा था, इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, ये उसने सोचा नहीं था।
नाइट विच धीरे से उठ खड़ी हुई। उसका शरीर काले चांदनी से ढका हुआ था, मानो वो खुद जंगल का हिस्सा बन गई हो। रहस्यमयी, दूरस्थ और लगभग अछूती। उसकी नजर बर्निंग बोन्स और इंस्टेंट मीटियोर पर पड़ी, जिसमें दया भी थी और एक ठंडी, निर्लिप्त उदासी भी, जैसे वो हर परिणाम पहले से जानती हो। हम स्पार्क को अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम उसके खोने के परिणाम समझते हो। झंग यी की आवाज सम्मानपूर्ण थी, लेकिन उसके शब्द बेहद कठोर। बर्निंग बोन्स का शरीर अचानक कांप उठा। उसने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में जलती हुई आग अचानक सतर्कता और दुश्मनी में बदल गई। वो तेजी से खड़ा हुआ, शन लियक्सिंग को अपने पीछे ढाल की तरह छुपाते हुए, दोनों हाथ फैलाकर। अगले ही पल उसकी सांसें उग्र होकर बाहर निकली। तुम उसे नहीं ले जाओगे, तुम उसकी जिंदगी नहीं ले सकते। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन पागलपन जैसी दृढ़ता से भरी हुई। वो जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, उसे सामना करना ही होगा। झंग यी आगे नहीं बढ़ा। वो वैली के प्रवेश पर ही रुक गया, शांत भाव से झूले के सामने खड़ी नाइट विच को देखते हुए। बर्निंग बोन्स की शत्रुता के उलट झंग यी का चेहरा पूरी तरह स्थिर था, बिना किसी हलचल के, जैसे गहरी झील की सतह। लेडी नाइट विच, उसने धीमी, सम्मानपूर्ण आवाज में कहा, एक 6th जनरेशन प्रतिनिधि के रूप में यहां आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरा यहां आने का उद्देश्य अपमान नहीं, बल्कि मीटियोर शावर को वापस ले जाना है। यह मिशन मुझे डार्क मून एम्पायर और रेडियंट मून एम्पायर दोनों ने सौंपा है। नाइट विच ने नीचे देखा। उसकी आंखें गहरी, असीम, मानो किसी अथाह कुहासे से घिरी हों। उसकी आवाज काले धुंध की गहराई से आती हुई प्रतीत हुई, हल्की, दूरस्थ, पर बेहद निर्लिप्त। उसे वापस ले जाना? लेकिन मैं ऐसा क्यों करने दूं? उसकी नजर हल्के से शन लायक्सिंग पर गई, तेज, चुभने वाली, दिल तक उतरती हुई। फिर कुछ पल बाद वापस झंग यी पर लौट आई। झंग यी शांत रहा और धीरे से बोला, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो समाल की सील समय से पहले टूट जाएगी। तब पूरा चांद नष्ट हो जाएगा और सभी जीव कोलैप्स में समा जाएंगे। ना डार्क मून एम्पायर बचेगा, ना रेडियंट मून एम्पायर, और बेशक आप भी नहीं, और ना वो सब जो आपका है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक काली रत्न उभरा, स्याही जैसी काली, जिसकी सतह पर एक अजीब, भयावह चमक लहराती रही। ये ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने मुझे आपको देने के लिए दिया है। घाटी अचानक पूर्ण शांत हो गई। नाइट विच की नजर उस रत्न पर जम गई, एकदम ठंडी, स्थिर। वो लंबे समय तक कुछ नहीं बोली। ये उसकी ऑरा है, आखिरकार उसने कहा। उसकी आवाज में जटिलता की हल्की कंपकंपी थी, धुंधली पर फिर भी गहरी। एक ऐसी ध्वनि जिसमें हजारों साल का अनुभव दबा हुआ हो। मतलब ये संदेश वर्तमान फर्स्ट ब्लैक मून प्रीस्ट की ओर से है। बर्निंग बोन्स अचानक मुड़ा और नाइट विच को देखने लगा। क्या इसका मतलब है कि उसकी आखिरी उम्मीद, उसकी दादी, भी उन्हें छोड़ रही है? उसकी आंखें संदेह से भर गई, लेकिन वो उस पल कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस समय वो बस बेताबी से उम्मीद कर सकते थे कि नाइट विच उन्हें बचाए, मानो डूबते को तिनके का सहारा। शन लियक्सिंग ने फेंगू का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक अजीब सा भारी माहौल उन्हें घेरने लगा। नाइट विच ने सिर झुकाया और अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। काली चांदनी फिर से उस पर गिरी, उसकी आकृति को और भी अवास्तविक बना रही थी। मैंने भविष्य देखा है, उसकी धीमी आवाज ऐसे लगी, मानो 1000 साल पुरानी कोई दुख भरी हवा उसके शब्दों में बह रही हो। मैंने अंत देखा है, सब कुछ विनाश में समाप्त होता हुआ। चैप्टर 2406 द नाइट विच 3। नाइट विच की आवाज रात के आसमान के नीचे गूंज उठी, दूर, गहरी और इतनी भारी कि वहां मौजूद हर दिल में उतर गई। वो एक गहरा, दर्दनाक दृश्य था।
ब्रह्मांड अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। तमाम नस्लें विनाश की ओर जा रही थी। चांदवासियों ने अरबों सालों में जितनी भी कोशिशें की, सब व्यर्थ रही। इंसान किस्मत से लड़ नहीं सकता, सब कुछ पहले से तय है, जैसे एक स्पार्क। आखिरकार वो खुद को जलाकर ही फ्लेम बनती है, वही फ्लेम जो ब्रह्मांड को रोशन करती है। कोई उसे रोक नहीं सकता, यही नियति है। इसलिए मैं भाग गई, इस डार्क सन फॉरेस्ट में छुप गई। सोचती थी नियति की क्रूरता से दूर रह पाऊंगी, लेकिन अंत में कुछ नहीं बदलता। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, मानो समय का बोझ उसकी पीठ पर झुक गया हो। आखिरकार उसने आंखें खोली और फेंगू की ओर देखा। अब उसकी नजर ठंडी नहीं थी, उसमें मां जैसी नरमी थी। बच्चे, किस्मत बदली नहीं जा सकती, लेकिन किस्मत तुम्हें कहां ले जाती है, ये तुम्हारे फैसले तय करते हैं। बर्निंग बोन्स का शरीर कांप उठा, जैसे उसकी रगों में खून उबल रहा हो। वो जान गया, दादी अब उनकी मदद नहीं करेगी। वो पहले से ही समझ चुका था। वो ये भी जानता था कि वो हेवेंस विल के खिलाफ जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। क्यों लोग किस्मत पर यकीन करें? क्यों लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं चुन सकते? क्या सिर्फ नियति कह देने से एक जवान लड़की की जान कुर्बान कर दी जाए? नहीं, कभी नहीं। उसने दांत भींचे, मुट्ठी कस ली और गले की गहराई से निकली उसकी आवाज पागलपन जैसी दृढ़ता से भर गई। अगर ऐसा है तो मेरा फैसला मैं खुद करूंगा, मैं उससे मुकाबला करूंगा। उसने झटके से सिर उठाया, उसकी जलती हुई नजरें सीधे झंग यी पर जमी थी। उन आंखों में गुस्सा भी था और पत्थर जैसी अडिग दृढ़ता भी। अगर तुम शन लियक्सिंग को मुझसे छीनना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, मैं शन लियक्सिंग की हिफाजत खुद करूंगा। शन लियक्सिंग सिहर उठी, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वो फेंगू का हाथ पकड़ने बढ़ी, पर उसने धीरे से उसकी हथेली थपथपाई, जैसे कह रहा हो डरो मत। बर्निंग बोन्स की आंखें आग की तरह स्थिर थी, अडेग, अटल, पागल। झंग यी ने सब कुछ शांत भाव से देखा। उसकी आंखें हल्की सी गहरी हो गई। एलीट शैडो वॉरियर्स के सदस्य होने के नाते उसे बर्निंग बोन्स की सारी क्षमता, सारी जानकारी मालूम थी। 42,000 का एबिलिटी इंडेक्स, अद्भुत प्रतिभा। इसी प्रतिभा की वजह से वो 2 महान एम्पायर से बचकर यहां तक आया था। लेकिन अब झंग यी के सामने ये शक्ति भी नाकाफी थी। जब तक नाइट विच दखल नहीं देती, ये लड़ाई पहले से तय है। झंग यी ने नाइट विच की तरफ एक नजर डाली। वो समझ गई और शांत स्वर में बोली, मैं तुम्हारी किस्मत में दखल नहीं दूंगी। झंग यी ने हल्की राहत ली और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उन्होंने घाटी की हवा को बिजली जैसे भारी बना दिया। नाइट विच ने धीमी सांस छोड़ी और आंखें बंद कर ली। काला चांदनी बर्निंग बोन्स के कंधों पर उतर पड़ी और झंग यी की आकृति को उजागर करने लगी। घाटी का पूरा माहौल तंग गया, जैसे पूरा डार्क सन फॉरेस्ट अपनी सांस थामकर उस टकराव के इंतजार में हो। फेंगू और झंग यी की नजरें टकराईं। आग बनाम अथाह अंधकार। किस्मत के गियर घूमने लगे। घाटी की हवा जैसे जम गई। काले धुंध में सिर्फ बर्निंग बोन्स की भारी सांसें गूंज रही थी। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। फटा हुआ काला क्लोक हवा में फड़फड़ाया। चांदनी उसके विकृत, जलन के निशानों से भरे चेहरे पर पड़ी। आंखें पूरी तरह लाल, जैसे उनमें पूरी दुनिया जल रही हो। उसके हाथ में अचानक एक सफेद, हड्डी की मुड़ी हुई सिमिटर प्रकट हुई। ब्लेड मुड़ी हुई, तेज और सफेद रोशनी से चमकती, मानो लाशों के पहाड़ और हड्डियों के समुद्र से गढ़ी गई हो। अर्थलिंग्स। बर्निंग बोन्स का गुर्राता हुआ स्वर, जानवर जैसा, नफरत और जुनून से भरा। आज चाहे मैं मर जाऊं या जी जाऊं, मैं शन लियक्सिंग की रक्षा करूंगा। कोई उसे नहीं ले जा सकता,
बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके भीतर से काली रोशनी फूट पड़ी। ETERNL डार्क M1, नाइट विच की ब्लड लाइन का विनाशकारी वरदान। उसके पीछे काला अर्धचंद्र उभरा, रोशनी निगलता हुआ चांद, धीरे धीरे घूमता हुआ। एक धीमी मंत्रोच्चार जैसे फुसफुसाया गया। अगले ही पल अर्धचंद्र ने विस्फोटक काली रोशनी फैलाई, मानो पूरी घाटी को निगल लेगा। बर्निंग बोन्स की त्वचा उबलने लगी, मांसपेशियां फटकर फूलने लगी, नसें उभर आई, रक्त रिसने लगा। और उसी पल काली रोशनी ने उसे निगलकर उसकी शक्ति बढ़ा दी। जिंदगी की बलि पर उसकी गुर्राहट पागल और निराश थी। धड़ाम, जमीन टूट गई। बर्निंग बोन्स काली रोशनी की धारा बनकर झंग यी की ओर झपटा। सफेद हड्डी की सिमटर घातक आर्क बनाती हुई उसकी ओर गिरी। झंग यी हिला भी नहीं, सिर्फ उसकी आंखें आगे देखती रहीं, शांत, स्थिर। myriad manifestations of the universe उसके चारों ओर घूमने लगी। एक अदृश्य कवच, शांत लेकिन अभेद्य। क्लैंग, ब्लेड टकराई, लेकिन झंग यी से मिली सिर्फ एक हल्की तरंग। 1 इंच भी नहीं कटा। बर्निंग बोन्स की आंखों में डर चमका, पर वो पीछे नहीं हटा। वो दहाड़ा, डार्क मून की रोशनी और प्रचंड हुई। वो फिर झपटा, फिर वार, फिर काट, फिर चीरा। उसका हर वार उसकी जिंदगी जलाता हुआ, हर प्रहार खून बहाता हुआ। खून मिट्टी पर बिखरता गया, धम धम धम। पर वो अदृश्य रक्षा ढाल, समुद्र और आकाश के बीच एक गहरी खाई की तरह अड़ेग। सारी शक्ति, सारी चीखें, सारी बलि बस तरंगे पैदा करती, लेकिन कुछ नहीं बदल पाती। झंग यी की सांस तक नहीं बदली। तुम वाकई काफी शक्तिशाली हो। लेकिन उसकी आवाज शांत थी। मेरे सामने तुम्हारी कोई संभावना नहीं है। बर्निंग बोन्स गरजा, खून मुंह और नाक से फूट पड़ा। फिर भी उसने सिमटर कसकर पकड़ी। मैं किस्मत को नहीं मानता, और तुम्हें भी नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। जिंदगी की आग आखिरी हद तक जल उठी। एटर्नल डार्क मून कांपने लगा, जैसे किसी भी पल टूट जाएगा। वो छलांग लगाकर उछला, दोनों हाथों से ब्लेड पकड़ी, अपने आखिरी कण तक की शक्ति उससे जोड़ दी। टूट जा। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।